बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज कुछ सोशल मीडिया रेगुलेशन के हवाले से जो तरमीम काबीना ने कल मंजूर की और उसके बाद एक तूफ़ान है जो कि ख़दशात हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या इसके बाद मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, जितने भी सोशल मीडिया सारिफीन हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आते हैं कि जितनी फ़ीस या जो कवायद बनाए जा रहे हैं इससे आज़ादी इजहार राय के ऊपर भी और जो सारिफीन इसको इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल के ऊपर भी ख़तरात लाहक है। बहरहाल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन PFUJs और जितनी भी पाकिस्तान के मीडिया की तंजीमें हैं वो उसको मजम्मत कर रहे हैं और साथ साथ ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए ताकि आज़ादी इजहार राय जो है वो बरकरार रहे। इस पर ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन जो आज हमारा जो बड़ा इशू है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस खित्ते के हवाले से है जिसमें कि ये बात बड़े ज़ोरों शोर के साथ अब हो रही है कि इस हफ्ते के इख्तिताम पे कोई बड़ा मुआहदा अफगान, तालिबान और अमेरिका के बीच देखने को मिल सकता है। ये इस दहाई की सबसे बड़ी खबर होगी अगर ऐसा होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि 95% एग्रीमेंट हो चुका है और जो वायलेंस में कमी के हवाले से, वाकयात की कमी के हवाले से तालिबान बात नहीं कर रहे थे या डेडलॉक था अमेरिका और तालिबान के बीच में, वो भी तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गया है और इसके ऊपर एग्रीमेंट होने जा रहा है कि किस तरह से मामलात को आगे लेना है। अभी म्यूनिख में मुलाकात एक्सपेक्टेड है पोम्पियो की, सेक्रेटरी खारजा पोम्पियो और उसके साथ साथ अशरफ गनी साहब की। वहां पे भी इस मुआहदे का ऐलान हो सकता है और उसके बाद इंट्रा अफगान डायलॉग जो है उसके ऊपर बात की जाएगी। पाकिस्तान को क्यों इसके ऊपर बात करनी है, सोचना है, क्योंकि यहां पे सिर्फ इस मुआहदे के साथ, अफगानिस्तान के अमन मुआहदे के साथ सिर्फ कुछ चीजें मुंसलिक नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस खित्ते से और पाकिस्तान से भी मुंसलिक है। मसलन ये कि अमरीकी अफवाज का इनखला कैसे होगा, उसका तरीक़ाकार क्या है, वो मुकम्मल होगा, जुज़वी होगा, और जब वो होता है तो क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार होगा या नहीं होगा। दूसरी तरफ अफगान मुज़ाकरात के बाद जो हुकूमत साजी होगी उसकी नौइयत क्या होगी और क्या पुरानी जो तर्ज है उसी को बहाल रखा जाएगा या उसमें कुछ नई चीज आएगी या नए तरीके से गवर्नेंस जो है वहां पे हल की जाएगी। बहरहाल इस पूरे दौर के अंदर, इस पूरे तनाजुर के अंदर ये एग्रीमेंट जो कि एक्सपेक्टेड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर आज इस प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तज्जिया निगार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ जनाब हसन खान साहब, अगेन एक बड़ा नाम है और जब भी अफगानिस्तान की बात होती है इन्होंने तो इतनी दफा कवर किया है कि अब इनको हम अफगान ही मानना शुरू हो गए हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने बड़े माहिर हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब उवैस तौहीद साहब, अगेन एक बड़ा नाम है और पाकिस्तान की सहाफत का बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, लिखते हैं, कई बार अफगानिस्तान जा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उवैस साहब आपका भी। और हमें समी यूसुफ जई साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और अफगानिस्तान के अंदर कवरेज करते हैं, इंडिपेंडेंट के लिए लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समी आपका भी। और मैं आपसे ही आगाज करना चाहती हूँ, पहले तो ये बताइए कि ये जो एग्रीमेंट है, मुआहदा है अमन का, ये इसकी तवक्कुआत कितनी, यानी इस हफ्ते के आखिर तक आपको लगता है कि ये मुकम्मल हो जाएगा? हतमी मराहिल के अंदर है, 95% है, 100% हो जाएगा या नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में 95% काम हो चुका है। कल जो छोटे काम पे खलीलजाद साहब ने वो छोड़कर खुद म्यूनिख चले गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ डेट्स, किस डेट से अमेरिकन और तालिबान का एग्रीमेंट होगा और किस डेट से जो रिडक्शन इन वायलेंस या तशद्दुद में जो कमी है वो किस डेट को होगा। बाकी जो असल एग्रीमेंट है वो पहले से तैयार है, लेकिन दरमियान में जब एक सिलसिला रुक गया प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट के बाद, उसमें सिर्फ जो नया जो एक चीज इजाफा हो गया वो ये है कि अमेरिका ने मुतालबा कर दिया है कि एक 7 दिन के लिए तालिबान एक अलामती सीज फायर या तालिबान उसको वायलेंस या तशद्दुद में कमी का नाम दिया है, उसको वो अमली करे। उसके बाद एग्रीमेंट अमेरिका साइन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली 29 फरवरी को। उसके बाद 10 तारीख को जर्मनी या नॉर्वे में
باقاعدہ افغان مذاکرات شروع ہوں گے. اس وقت طالبان کوشش کر رہی ہے کہ ایک اپنا شرط امریکہ کے اوپر منوائے کہ 10 تاریخ سے پہلے 10 مارچ سے پہلے طالبان کے 5000 قیدیوں کو افغان حکومت رہا کر دے. لیکن طالبان کے مقابلے میں امریکہ اور افغان حکومت دونوں کہہ رہی ہے کہ چونکہ یہ چیز اوریجنل جو ڈرافٹ تیار ہوا ہے اس میں یہ تھا کہ جیسے ہی افغان مذاکرات آگے بڑھیں گے اعتماد کی بحالی کے لیے تو پھر اس کے بعد قیدیوں کا آزادی ہوں گے. میرے خیال میں اس وقت افغان حکومت بھی سوچ رہی ہے کہ جو قیدی ہے وہ ان کے پاس ایک بارگیننگ چپس ہے, تو وہ اگر طالبان کو اپنے قیدی چاہیے تو مجبوراً افغان حکومت کے ساتھ بات کرنی پڑیں گے, کیونکہ افغان حکومت کی ایک دریافت خواہش ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں ڈائریکٹ مذاکرات میں داخل ہو جائے. تو میرے خیال میں تقریباً ساری مسائل حل ہو چکے ہیں, صرف آپ کو اس کے اعلان باقی ہے. اچھا, زبردست. حسن, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, کیونکہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی جس کے لیے امریکہ تگ و دو کر رہا ہے. پاکستان کا بڑا زبردست اس کے اندر کردار ہے. کیا وہ سارے خدشات اور جو تحفظات تھے پاکستان کے بھی اور افغان کے بھی اور امریکہ کے بھی وہ دور ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اسما, میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے افغانستان کے حوالے سے کہ ہم ٹارگٹ کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اس طرح سمی نے ذکر کیا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سپٹمبر والا ٹویٹ تھا لاسٹ ایئر کا کہ ایوری تھنگ واز فائنل, لیکن آخری وقت پہ جو ہے ابھی بھی یہ صحیح بات ہے کہ کافی جو ہے پیش رفت ہو چکی ہے, اور جو فائنل ایگریمنٹ ہے وہ جانا ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اپروول کے لیے. ابھی اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وی آر ویٹنگ فار دیٹ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور طالبان, یہ تقریباً سپٹمبر 2018 سے یہ شروع ہوا تھا, دسمبر 2018 سے شروع ہوا تھا, تک آلموسٹ 1.5 ایئر اس پہ لگ گیا. لیکن ہمیں تھوڑا سا, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی افغانستان, کل بھی جو افغانستان کا ڈیلیگیشن ادھر آیا تھا اس میں میں ملا تھا, وہ ہمارے جو عمر ذاخلوال صاحب تھے, اس کے ساتھ بھی عمر داؤد زید صاحب جو دے آ رہے ہیں اسلام آباد, تو سب لوگ جو ہے دے آر اپ بیٹ کیے, اور نو ڈاؤٹ کی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. لیکن کیپنگ ان ویو دا افغان سیناریو, یہ 40 سال سے جو سچویشن وہاں پہ ہے, تو ہمیں یہ زیادہ جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی, اس سے تھوڑا سا اگر ہم انالیسس کرے تو ابھی بھی کافی اس میں, کیونکہ پریزیڈنٹ غنی نے گزشتہ ایک ہفتہ 10 دن پہلے اس کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم اس وقت نہیں کریں گے جب تک سیز فائر یہ انشور نہ کرے, وہ شور نہ کرے. ابھی طالبان نے اس کو اس طرح سمی نے کہا کہ نام دے رہے ہیں کہ ہم ریڈکشن ان وائلنس کریں گے. ابھی ریڈکشن ان وائلنس, پہلے تو یہ طالبان ان کا جو پہلا سٹینڈ یہ تھا کہ ہم امریکیوں پہ حملے نہیں کریں گے, لیکن وہاں پہ افغان حکومت نہ اس پہ بھی سٹینڈ لے گی جو پرزنرز کی بات آ رہی ہے. اس سے پہلے اف یو ریممبر آنس حقانی کا نام جب طالبان نے لیا تھا, اس پہ افغان حکومت نے سٹینڈ لیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جتنی بات چیت ہو رہی ہے, نو ڈاؤٹ کہ امریکی کا جو نمائندہ ہے زلمے خلیل زاد, وہ انفارم کرتا ہے, وہ کنسلٹیشن میں رہتے ہیں, ہر راؤنڈ کے بعد اسلام آباد بھی آتا ہے اور کابل بھی جاتا ہے. لیکن سٹل کابل گورنمنٹ کا جو ہے پھر اشرف غنی صاحب, اس کی جو ایک خاص پرسنالٹی ہے, اس کو کیپنگ دیٹ ان ویو, یہ جو سٹیج ہے نا ایگریمنٹ کا سائن ہونا, ایگریمنٹ کے سائن انٹرا افغان ڈائلاگ, کیونکہ انٹرا افغان ڈائلاگ جب یہ چین جا رہے تھے اس وقت بھی کون کون جائے گا, اس میں بہت بڑی ایک ٹینشن ہوئی تھی. جب یہ ماسکو گئے تھے اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی. میں سمجھتا ہوں اچھا تو ان دو کا ہے, لیکن جب بیچ میں اس کے بعد جو ہوگا, مطلب یہ اگر میونخ میں تو ابھی صرف اعلان آ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے حسن نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یعنی بالکل فائنل وہ کہنے لگے جی کیمپ ڈیوڈ میں ہم بلائیں گے ان کو اور سائن کرائیں گے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی انویٹیشن ایکسٹینڈ ہو گیا, ایگزیکٹلی انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو اس کو ہولڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے ابھی بھی یہ فائنلائز ہو جائے گی جو 95% کی نیو یارک ٹائمز بات کر رہا ہے, یا ابھی سمی نے بھی کنفرم کیا ہے؟ عصمت, 3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دونوں طرف ایک ریئلائزیشن ضرور ہے, طالبان کی طرف بھی, گورنمنٹ آف افغانستان کی طرف سے بھی, اور خود امریکہ کی طرف سے بھی, کہ اس مسئلے کا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہونا ہے. وار از ناٹ دی سولوشن, اس پہ مانتے ہیں. اور امن کی بھی ابھی ضرورت ہے مزید. طالبان بھی اس جنگ کو نہیں لٹکانا چاہتے, امریکہ بھی یہاں سے نکلنا چاہتا ہے, کیونکہ 18 سال بعد انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ نکلنا ان کا ٹھہر چکا ہے. ویری ٹرو. افغانستان کے لوگ بھی اکثریت اس بات سے تنگ ہے کہ اس جنگ کا اب اختتام ہونا چاہیے. سویلائزڈ ورلڈ بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے. تو یہاں تک تو ریئلائزیشن ہے. لیکن
तीनों कैरेक्टर्स जो हैं, एक तरफ तालिबान, अशरफ गनी एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन तीन के होते हुए ये कहना कि हतमी तौर पे मुआहदा होने जा रहा है और उस पर जो मनोअन अमल हो जाएगा, इसके दरमियान में बहुत सारी चीज़ें हैं। तीनों में भी अनप्रडिक्टेबिलिटी का, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को आगे ले जाने का जो तरीका कार है, जो माजी में रहा है या जो अब अराइव एट होगा, उसमें बहुत सारी जो जिस तरह वो डेविल लाइज इन द डिटेल की बात है कि जब उस पर अमल दरामद शुरू होगा तो सबसे पेचीदा मसले दो होंगे। एक इंटर अफगान डायलॉग बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, दूसरा जो फाइनेंशियल सस्टेनेंस है अफगान गवर्नमेंट की एंड अफगान नेशनल आर्मी की, वो एक बहुत बड़ा इशू है। तकरीबन 3.5 से 4 अरब डॉलर सालाना चाहिए इनको सिर्फ सस्टेन करने के लिए। वो जो भी देगा के बाद जो है वो जाहिर है कि अमेरिका के बाद ये कौन देगा, हु इज गोइंग टू मैनेज। अफगान गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर उसमें बड़े पर्स वाले कौन लोग हैं जो अंदर मूव करेंगे और इस हालात की इन अखराजात को उठाएंगे, अमेरिका कितना अरसा तक इसको उठाएगा। तो ये जब दो चीजें तय हो जाएंगी तो अमन मुआहिदा तो होने जा रहा है और बहुत जल्द, शायद जिस तरीके डेट्स का फरवरी का 10 मार्च की बात हो रही है, मुआहिदा हो जाएगा। उस पे अमल दरामद में अभी बहुत सारी चीजें हैं वो अभी हमें वेट एंड सी वाली सिचुएशन है कि भी इंतजार करना है। क्योंकि इस तरह पहले कई मुआहिदे हुए और उनसे बैकअप भी हुए, और हमारे वो जो मजहबी एतबार से तो हम कहते हैं ना बैतुल्ला शरीफ में बैठ के मुआहिदा हुआ एंड दे बैक आउट, बिल्कुल। तो अगर वो उससे बैकआउट हो सकते हैं तो किसी भी हो सकता है। तो ओवैस साहब आपकी क्या असेसमेंट है इस मुआहिदे के हवाले से जो कि होने जा रहा है, कितना सूदमंद हो सकता है, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, कैसे ये बादल छटेंगे जो कि इस वक्त शक और शुकूक और शुबहात के छाए में? असमा देखिए, एक तो सेइंग है कि अफगानिस्तान में जाहिर बात है कि जब तक वो चीज़ अमल ना हो जाए, जब तक वो ग्राउंड रियलिटी में तब्दील ना हो जाए, उस वक्त तक तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर अमन हो जाएगा। देखिए, एक तो बात तय है कि 3 बड़े फरीक जो इस तनाज़े में हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी अफवाज वहाँ पे हैं, जाहिर बात है 18 से 19 साल हो गए हैं वहां पर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन स्पेंड। दूसरा अशरफ गनी साहब की काबुल हुकूमत है या अफगानिस्तान हुकूमत है। तीसरा अफगान तालिबान है। आप ये देखिए, हकीकत क्या है, तल्ख हकीकत ये है कि तीनों जो फरीक हैं, तीनों जो अतराफ हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से हटे हैं। अमरीकी अफवाज ने अफगान तालिबान के साथ निगोशिएटिंग टेबल पे बैठ गए, मुज़ाकराती मेज पर। जो अफगान तालिबान है वो भी थक हार गए हैं। जाहिर बात है कि 18-19 साल से लड़ रहे हैं। अब उन्होंने तबल बजाना शुरू कर दिए थे जो सितंबर से पहले जब ये डेडलॉक हुआ उनके कि जी हमारी जीत है और अफगानिस्तान अब वहां से निकल जाएगा और कुफ्र को शिकस्त हुई वगैरह वगैरह। तो लेकिन वो सिर्फ अलामती तौर पे था। दूसरी तरफ अशरफ गनी साहब जो अभी सदारती इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर टर्न आउट बहुत लो हुआ है। अशरफ गनी साहब कोई कॉन्स्टिट्यूंसी तो है नहीं, वो हरदल अजीज आदमी तो है नहीं, वो एक टेक्नोक्रेट है, वर्ल्ड बैंक में काम किया है, एक स्कॉलरली फिगर है, और अब वो अपने जो हुकूमत है उसको तूल देना चाहते हैं। और इसी वजह से वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दे रहे थे और अफगान तालिबान के साथ अमन मुआहिदे पर भी बैठना नहीं चाह रहे थे। तो उनका जो अफगान सदारती जो इंतखाबात हुए हैं उसको वो लेजिटिमेसी नहीं मिली है। 25 से 30% अगर टर्नआउट हुआ है तो वो नहीं है, और 60% के करीब कंट्रोल अफगान तालिबान का अगर माना जा रहा है, चाहे वो पख्तिया हो, नगरहार हो, पख्तिका हो, या फिर जाबुल हो, चाहे वो उर्जगान हो, चाहे वो कंधार हो, चाहे वो हेलमंद हो, तो फिर कहीं ना कहीं मजबूरी के तहत बैठ रहे हैं। तो तीनों जो लोग हैं वो मजबूरी के तहत अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से हटे हैं। तो ये ना किसी की फतेह होगी ना किसी की शिकस्त होगी। और इसके जो सबसे बड़ा जो हसन, और जाहिर बात है कि जनरल साहब भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, ओबामा के जमाने में जो अफगान अमन मुआहिदे की प्रोग्रेस हुई थी उसमें रीजनल पावर्स दे वर नॉट ऑन बोर्ड। तो इस दफा क्या है कि इसके ऊपर जो लेयर है वो रशिया, चाइना, ईरान बहुत सारी सब ऑन बोर्ड है। तो इस वजह से इस दफा अमन मुआहिदे के अंदर ज्यादा जान है। जी बिल्कुल समी, यही बात जो कि हम कह रहे हैं। और फिर पाकिस्तान का अपना एक किरदार है। अभी हाल ही में आपने देखा कि बहुत सारे बड़ा कॉपरेशन हुआ, खास करके जनरल बाजवा की तरफ से जितनी एफर्ट्स हुई हैं वो तो ढकी छुपी नहीं है। क्या अफगानिस्तान मुतमईन है इस वक्त, और अमेरिका भी मुतमईन है कि पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया है उसके बारे में, या नहीं?
काबुल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है और लोग का ख्याल ये है कि चूंकि पाकिस्तान का एक बहुत ही एक्टिव किरदार रहा, मुनाविर अदर को जेल से उठाकर मुज़ाकरात की टेबल के चेयर पर लगा दिया गया, उस पर काबुल में शक हुआ कि शायद ये अमेरिका और पाकिस्तान का एक मुश्तरक प्लान है कि वो तालिबान को एक किस्म रिकनसाइल करे और ये सिस्टम में आ जाए। लेकिन अफगान हुकूमत के साथ कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान में इलेक्शन हुआ, टर्नआउट जाहिर बात है इतने खतरनाक इंसर्जेंसी में टर्नआउट 5% भी बड़ी कमाल की बात थी। और ये भी हकीकत है कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो भी सेटअप है उसमें अशरफ गनी साहब सबसे पॉपुलर आदमी है, चाहे वो पाकिस्तान के बाबत उनकी जो भी ख्यालात हो, लेकिन इस वक्त ही इज द बेस्ट एंड आइडियल पर्सनालिटी फॉर द प्रेसिडेंसी। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को अब मजीद भी ये खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान को मजीद भी काम करना पड़ेंगे। अगर ये खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात बाद में तातुल का शिकार हो जाते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। जो हिस्सा अमेरिकन और तालिबान के दरमियान है वो बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट और इजी जो पार्ट है या हिस्सा है इसका, लेकिन सबसे मुश्किल सा मसला जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि अफगानों के अंदर जो मुज़ाकरात है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। गुज़श्ता 40 सालों में मैंने कभी भी अफगानों के दरमियान कोई किसी मसले पर मुसालहत नहीं देखा। तो अगर ये हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये 40 सालों का करिश्मा होगा या कोई मौजूदा होगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का किरदार अभी खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान को आगे भी इस पूरी प्रोसेस को ले जाना है, अमेरिका को भी इसमें रहना है, और जो नेबर्स है ईरान है, चाइना, उन सब की मुश्तरक कोशिशें अगर रहे तो फिर ये जो इंटर अफगान डायलॉग है उसमें भी एक नतीजा आ सकते हैं। अच्छा। फिलहाल तो नजर यही आ रहा है कि अमेरिका के साथ मुआमलात तो तय हो रही है, लेकिन एक आदमी एतमाद का फजा है। अभी भी अमेरिकन समझते हैं कि तालिबान में पॉलिटिकल फोर्स बनने की एक पोटेंशियल नहीं है। वो अभी भी इस तरह जो गाँव वाले की जो एक मुल्ला माइंड सेट है वो चाहते हैं कि वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये नामुमकिन है। अफगानिस्तान इस वक्त चेंज हो चुका है, सेंचुरी चेंज हो चुका है। ये 96 वाला वीरान अफगानिस्तान नहीं था, आजकल अफगानिस्तान बहुत आगे जा चुका है। तो तालिबान को अपने खुद को इन सिस्टम में एडॉप्ट करना पड़ेगा। समय ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खाली अफगानिस्तान के लिए नहीं, क्योंकि जाहिर है हम दोनों पड़ोसी हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद क्या क्या पाकिस्तान ने किया, हो सकता है करेगा आगे जाके, और कितना पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और जो सोशल मीडिया पे पाबंदियां पाकिस्तान की हुकूमत लगाने का प्लान करिए, इसके ऊपर भी हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी हसन जो हम बात कर रहे थे कि समी ने भी बताया कि बहुत सारे जो कैदी हैं वो रिहा करने की बारी, उस पर बारगेन करना चाह रही है अफगान गवर्नमेंट। हमारे यहाँ से भी अभी एहसानुल्लाह एहसान जब फरार हुए या गए व्हाटएवर, तो उसको भी क्या इसी तनाजुर में देखा जा रहा है या उसको अलग से तनाजुर में देखा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है एहसानुल्लाह एहसान या दो तीन वाक़यात पैदर पे हो गए जिसको हमने ज़्यादातर मीडिया ने भी पाकिस्तान में इग्नोर किया। एक जो था, जो नायब अमीर था टीटीपी का, और फिर जो खालिद हक्कानी थे वो, और उसके साथ जो दूसरे थे पेशावरी, वो कारी सैफुल्लाह पेशावरी, उनकी काबुल में काबुल कॉन्टिनेंटल होटल के साथ ही जो माल है वहाँ पे उनका कत्ल हो गया। इसके बाद शहरयार मैसूद जो है, जो टीटीपी के जो हिज़्बुल अहरार उसके वो थे हेड थे, उसको भी कत्ल किया गया। इस दौरान ये खबर आ जाती है, और ये कहाँ से लीक हो जाती है, देवर द टीटीपी, वो तो बड़े वो थे। तो बिहेडिंग हो रही है टीटीपी की बड़ी तरीके से। पाकिस्तान भी खामोश है, यहाँ से हम ये नहीं कह रहे कि देखें जी काबुल में दहशतगर्द है, काबुल वाले भी खामोश है कि जी ये कर कौन रहा है। तो कुछ कोऑर्डिनेशन मुझे लग रही है, लेकिन ये एहसानुल्लाह एहसान वाला जो मसला है अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ। क्योंकि मेरे लिए क्योंकि मुझे फ़ख्र है अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पे, अपनी इंटेलिजेंस पे, कि एक बंदा अगर आया है वो प्रोटेक्टिव कस्टडी में है या जिसमें भी है, वो कैसे बच्चों के साथ
चला भी जाता है और इसी बहाने कि जी बच्चे मैके जा रहे हैं और जी दूसरे दिन मैं भी उसके लिए कर रहा हूँ, तो आई स्टिल डोंट बिलीव कि वो भाग गया है, या वो अगर गया है तो फिर हमारी वो है, और फिर तुर्की जाके वहाँ पे पनाह लेना तो कुछ तो है कि जिसकी ये जो टीटीपी के खिलाफ या जो दूसरा खुरासान है तहरीक, उसके खिलाफ जो हो रहा है बड़ी पॉजिटिव मुझे नजर आ रहे हैं। अब ये जनरल साहब जैसे हसन ने बताया कि जो पाकिस्तान को मतलूब थे, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, वो जाहिर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ पे हुई है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान भी ये कन्विंस करने में कामयाब हुआ है कि आप दहशतगर्दों को ख़त्म करें, लेकिन साथ ही ये वाक़या हो जाता है। आप इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं? आसमान देखें, जब हक़ाइक़ का इल्म ना हो तो क्या साराई, तो फिर एक तीरंदाजी है ना, वो किसी तरफ भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है कि अगर हम ये क्रेडिट इस शख्स को देना चाहें कि उन जो पाकिस्तान को मतलूब लोग हैं उनकी मर्डर में इनका कोई किरदार है, अगर इतना आसान होता और इतना ये ऐसा होता, या हो सकता है अफ़गान गवर्नमेंट में रियलाइजेशन हो कि इन चीज़ों को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक जो पीस प्रोसेस है इसमें आगे प्रोग्रेस में रुकावटें आती रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहेगा कि अफ़गान गवर्नमेंट के साथ हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, अफ़गान गवर्नमेंट भी चाहेगी कि पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रख कर ही आगे चल सकते हैं। और जब कल अमेरिकन चले जाते हैं, जिस भी सूरत में जाते हैं, जिस सीक्वेंस में विड्रॉल होता है, तो को एग्जिस्टेंस अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आपस में होनी है, और एक बहुत बड़ा किरदार है जो पाकिस्तान ने उस वक्त भी अदा करना है, क्योंकि अफगानिस्तान की तमाम तर तिजारत, सेंट्रल एशिया की एक्सेस टू द वार्म वाटर्स और रशिया की एक्सेस टू द वार्म वाटर्स, टॉपिक की हम बात करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स भी वो भी तब रियलाइज हो सकेंगे जब अफगानिस्तान में अमन होगा और रास्ता पाकिस्तानी की तरफ से आता है। बिल्कुल। तो अगर इतना हम बॉर्डर भी शेयर करते हैं, कल्चर मजहब भी शेयर करते हैं, और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको भी शेयर करते हैं, तो मेरे ख्याल में इन दोनों ममालिक का एक सिमत में देखना और हम ख्याल होना बहुत अहम है, जरूरी है। और वो मेरे ख्याल में इस तरफ जो हम बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने कहा कि ज़ाहिर है पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से इसको देख रहे हैं, लेकिन इस पे क्लैरिटी अगर आ जाती सिक्योरिटी इदारों की तरफ से तो शायद यहाँ तक बात नहीं पहुंचती, और खामोशी है बहुत। स्टेट क्राफ्ट इतनी सादा चीज भी नहीं है कि हम कहें कि इसको चौराहे में बैठ कर डिस्कस किया जा सकता है। वैसा स्टेट क्राफ्ट इज अ कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना। बिल्कुल, वैसा आप क्या कहेंगे इस पे? जो जनरल साहब ने बात की है वो कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है इस पे बात करना। बात ये है अस्मा, देखिए ये चौराहे पे कत्ले आम हुआ है, हमारे इस देश की गलियों में, सड़कों पर, GHQ पे, ISI के तंसीबात पर, ख़वातीन के ऊपर पेशावर में ईस्टर के मौके पर हमारी ईसाई जो बिरादरी के जो लोग हैं वो कितनी तादाद में मारे गए हैं, उन सब की जो जिम्मेदारी है वो तालिबान लेते रहे हैं, और यही पाकिस्तानी तालिबान और जो यही एहसान। तो मैं इस वक्त तजियाकार के तौर पे नहीं हूं, मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर हूं। मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान 5 से 6 हज़ार कुर्बानियां देते हैं, मेरे मासूम बच्चे जो हैं उनका कत्ल आम होता है, दहशतगर्दी की जो है वो फिजा यहाँ पे कायम होती है। यहाँ पर आपको बंदूक की नाली पर जो है वो आप उसकी बारूद की बू आप इसमें समोना चाहते हैं, ये इन्होंने सब किया। अब तो दहशतगर्दी खत्म हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये एहसान किस तरह आया, किस तरह ये हट्टा कट्टा जो है टीवी चैनल पर बैठा, किस तरह ये असासा है या बोझ है, या हम बोझ है। मतलब आप ये देखना है ना कि हम बोझ हैं जो इस धरती के साथ जुड़े हुए हैं, शहरी बोझ हैं, या फिर ये लोग असासा हैं। असासा होंगे जो भी होंगे, आपने इनसे इंफॉर्मेशन ले ली, जो भी ले ली, लेकिन हमारे मुंह पर तमाचा ना मारा जाए, ये शहरी के तौर पे मैं बात कर रहा हूं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू अस्मा, मैं यकीन कीजिए कि मेरा सांस रुक गया, मैं अपनी बच्ची को देखता रहा, मैं बच्चों को देखता रहा। ये कैसे हो सकता है कि एहसान ऐसे खामोशी से निकल जाए, फरार हो गए, मुबैना तौर पे रिहाई हो गई, जो भी हो गई। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल। इससे बहुत अपसेट हुए लोग, और हमारा अपने नैरेटिव को जो है नुकसान जरूर पहुंचा है। इस धरती के ऊपर एतदाल पसंद लोगों की तरह रहना चाहते हैं, यहाँ पर भाईचारे से रहना चाहते हैं, और जाहिर बात है कि उसमें ये एहसान का जो एक है ये तमाचा लगाए हम सब पर, अच्छा, माशरे पर, मोतदल और लिबरल प्रोग्रेसिव क़ुव्वतों पर।
اچھا اس پہ بالکل اب یہ جج صاحب کچھ آپ کہنا چاہیں گے اس پہ کوئی بات کرنا نہیں، چاہیں میں گے نے کوئی اختلاف تو کسی کو بھی نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ شاید اس کے اوپر اگر گیا ہے اختلاف تو ہو بھی نہیں پھر سکتا. جس طرح ویلوے نے کہا میں نے کہ اگر گیا ہے تو پھر مطلب ہے کہ پوچھ کے گیا ہے, ہاں اس طرح نہیں ہے ہو سکتا ہے وقت آنے پہ اس پہ بات ہو مگر ہونا نہیں چاہیے. کیا سارائی جو ہے اس اگر گیا ہے ترجمانی پیدا ہوتی ہے. جی اچھا اس کے اوپر جو ہے کیونکہ جو بات ہو رہی تھی معاہدے کی بھی بیچ میں خبر آئی تھی گلبدین حکمت یار ہوا زی ہاں کل وہ دہشت گرد تھے, یو این کے ٹیررسٹ تھے, آج وہ امریکہ کے الائز ہیں, اشرف غنی کے بھی الائز ہیں, الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں, مین سٹریم پولیٹکس میں بھی آگے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اسٹریٹ مجھے کوئی علم نہیں ہے حقیقتاً واللہ کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹریٹ کرافٹ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں جن صاحب, دیکھیے جن صاحب گلبدین حکمت جو تھا وہ افغانستان کے اندر سرگرم تھا, وہ افغان مجاہد تھا, وہ یہ جو ہے یہ پاکستانی تھا احسان اللہ احسان. اسامہ بن لادن کا جب ڈیبیکل ہوا, جب امریکیوں نے اسے یہاں پہ ایبٹ آباد میں مارا, اس وقت لوگوں کو افسوس ہوا اور شرم بھی آئی, لیکن اس سے لوگ وہ نہیں تھے کہ یہ اس نے کوئی ہمارے ملک کے اندر تباہیاں لے آیا ہے. احسان اللہ احسان کے ساتھ یہ لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے لوگ ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. میرے خیال میں we have to move on now. جو اسما جو بات ہے, جو گلبدین حکمت یار کی بات کی, افغانستان والا مسئلہ آپ بات کر رہی تھی, ایک گلبدین حکمت یار کے ساتھ جو ٹریٹی ہوئی ہے, جو معاہدہ ہوا ہے افغان حکومت کا, وہ ایک مثال بن سکتا ہے طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے میں. وہاں پر ایک سیاسی اکائی کے طور پہ انہیں اکوموڈیٹ کیا ہے, ان کے ہزاروں قیدی جو ہیں رہا کیے ہیں, امریکہ نے ان کو معافی دی ہے, اقوام متحدہ سے. جی بالکل. اچھا حسن صاحب کی پوائنٹ سن لیں پھر میں بریک پہ چلی جاؤ. دیکھیں احسان اللہ احسان یا ان کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جی ایچ کیو پہ حملہ, مہران پہ حملہ, اسلام آباد پہ حملہ, لیکن یہ اسکول پہ جو حملہ ہوا ہے نا جو بچے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایسا بندہ نہیں ہوگا, ایسا بندہ نہیں ہوگا جو رویا نہ ہو. ابھی احسان کے بارے میں چھوٹی سی بھی میرے خیال اس کی فیور میں بات کرنا, ان ماؤں کے جو ہے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے جو بھی کہیں, اسپیشلی یہ جو 150 بچے. بالکل. اچھا میرے خیال ہے میں اس بحث کو ہم آگے کیا لے جائیں, میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد جو سوشل میڈیا ریگولیشن ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے. بریک کے بعد پھر بات کریں گے کہ پابندی کیوں حکومت لگانا چاہتی ہے یا اس کو ریگولیٹ کیوں کرنا چاہتی ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں کچھ ہی دیر رہ گئی ہے لیکن ہم ضرور بات کریں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے ریگولیشن کے اوپر. پہلے میں اویس صاحب آپ سے انپٹ لے لوں کہ یہ جو ریگولیشن ہے کہ یوٹیوب, سوشل میڈیا کے جتنے نیٹ ورکس ہیں, اس کو کیوں حکومت ریگولیٹ کرنا چاہتی ہے؟ اچھی انٹینشنز بھی ہو سکتی ہیں لیکن کیا آزادی اظہار رائے پہ پابندی مین انٹینشن ہے؟ اسما دیکھیے, حکومت کی جانب سے, حکومت کی کابینہ کی جانب سے جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے, ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ جو قوانین کی منظوری دی ہے یہ یک طرفہ ہے اور ہم اسے آزادی اظہار کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم اسے آزادی اظہار نہیں بلکہ آزادی صحافت کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بولنے کا حق ہے کسی بھی ریاست میں جو ہمیں آئین اور قانون کے تحت دیا گیا ہے, اور اس جناح کے ویژن کے پاکستان کے میں جو ہمیں حق حاصل رہا ہے, اس حق پر کو سلب کرنے کی کوشش ہے. نہ صحافیوں سے اس بات پہ ڈائیلاگ کیا گیا ہے, نہ انہوں نے کسی ٹریڈ یونین سے رابطہ کیا ہے, نہ یہ کسی مذاکرات کے تحت ہوا ہے, نہ ایڈیٹرز کے تحت ہوا ہے. یہ قانون کے خلاف بھی ہے, آئین کے خلاف بھی ہے, نہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا, نہ صحافیوں سے ڈسکس ہوا. آپ دیکھیے اسما, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے اس حکومت نے یہ کہا کہ میڈیا کی حالت اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کا جو ماڈل ہے, فائنینشیل ماڈل, وہ خراب ہے. تو اگر فائنینشیل ماڈل خراب ہے تو ہم اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ آپ ماڈل صحیح کریں. اس کے اوپر شاید دو جملے کہہ رہا ہوں, میں دو جملے کہنا چاہ رہا ہوں. پھر مجھے اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ فائنینشیل ماڈل صحیح کیجئے اور یہ بہت زیادہ خراب ہے.
اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ریگولیٹ کرنے کی کوشش اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ چونکہ ایڈز بہت زیادہ اس پہ آ جاتے ہیں تو جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا یہ بھلا ہے, ان کے اشتہارات کی بچت ہوگی. تو آپ پولیسنگ بھی کرنا چاہ رہی ہیں, کون سا جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ کیا اس کی وجوہات کیا ہے؟ حکومت ڈر رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر پابندیاں دروازہ کھٹکھٹائیں گے اس پہ. دیکھیں اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو گزشتہ سال 1.5 سال سے جو مین اسٹریم میڈیا اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے. اس وقت اگر آپ کو کوئی نہ بھی کہے نا تو آپ کو بھی پتہ ہے گزشتہ 6-7 مہینے سال میں پتہ ہے کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے. مطلب ہے کہ اتنے ہم بھی ڈومیسٹیکیٹ ہو گئے ہیں کہ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے. ایک چیلنج تھا اس حکومت کے لیے سوشل میڈیا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ زیادہ تر آئی ہے, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اس سے, اور بوم بھی تھا اس وقت. ابھی ان کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے پار کا اس وقت, کیونکہ بہت سے جرنلسٹ کو آپ نے مین سٹریم سے نکال دیا. ابھی وہی جرنلسٹ بیٹھ کے اگر ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ استعمال کر رہے ہیں تو وہی ایک چیلنج ہے کہ ابھی ادھر سے ہم نے ان کو حکومت خود کو بچانا چاہتی ہے اس تنقید سے. اگر انٹینشنز گڈ نہیں ہے, آپ نے کہا کہ there may be good intention یہی ہے. اچھا یہ کیوں خبر صحافیوں سے خوفزدہ ہے؟ نہیں, صحافیوں سے میرے خیال میں خوفزدہ نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ریگولیشن کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا. آزادی صحافت ہو یا آزادی اظہار رائے ہو بے لگام نہیں ہوتی کہیں بھی. اور تمام اسلامی ممالک کے مقابلے میں اور ریجنل کنٹریز کے مقابلے میں جتنی آزادی پاکستان میں ہے شاید انڈیا میں بھی نہیں ہے, کسی افغانستان میں نہیں ہے, کسی نیبرنگ کنٹری میں نہیں ہے. اور تمام اسلامی ممالک میں سے پاکستان واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ آزادی ہے. برطانیہ کا میڈیا ریگولیٹڈ ہے, امریکہ کا میڈیا ریگولیٹڈ ہے, دنیا کا ہر میڈیا ریگولیٹڈ ہوتا ہے. اس میں سٹیٹ اپنے انٹرسٹ کا ان کا دفاع بھی کرتی ہے, آزادی رائے بھی ہوتی ہے. لیکن ایف آئی اے کی طرف سے نوٹسز بھی ایسے صحافیوں کو جا رہے ہیں جو کہ اختلافی آوازیں ہیں, اگر آپ کو دیکھیں میں حکومت کا وکیل نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں اگر ان کا کرنے کا طریقہ غلط ہے تو وہ ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے. کس کے ذریعے کر رہے ہیں وہ ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے, لیکن اگر ریگولیٹ کرنا ضروری ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس سے ڈیمیج بھی بہت ہوتا ہے بے لگام آزادی سے, کیونکہ میڈیا پر